ओके, फाइनली हम बहुत दिन बाद जुड़ चुके हैं। हाँ, लास्ट हम जुड़े थे यूपी इलेक्शन से पहले, और जो 5 राज्यों में चुनाव था। और चुनाव का क्या है, ये पूरे 5 साल चलते ही रहते हैं, कभी इस प्रदेश में कभी उस प्रदेश में। पूरे बिल्कुल। 5 साल केंद्र सरकार के विधानसभा चुनाव का प्रचार करने में ही बीतते हैं। जी अक्षत, 1 मिनट। ओके अक्षत, तो जी। ये आज हम जो लाइव कर रहे हैं, मैं सोच रहा था कि इसका हेडलाइन होना चाहिए, वादे जो कभी पूरे नहीं होते। वो कभी पूरे होंगे भी क्योंकि नहीं। आप जब पढ़ने जाएंगे इलेक्शन के बारे में, 5 राज्यों में जो इलेक्शन होना है, तो हिमाचल का इलेक्शन इतना ज्यादा, मैं बता रहा हूं आपको, कि जिसे देखो वो वादा ही किए जा रहा है। क्या वादे, क्या सड़कें, क्या बेरोजगारी, क्या महंगाई, इन्हीं सबको लेके इतना ज्यादा पार्टियां वादा कर रही हैं। और इतना वादा अगर निभा दें तो बात बन जाए। सबसे पहले तो श्याम शरण जी को श्रद्धांजलि। 106 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, और वो है, पहले बिल्कुल। वोटर थे। हालांकि उनका वोट पड़ गया है, पहले ही ले लिया हाँ, था। जी, तो मैं वोट ले लिया। और शुरू करते हैं हम। तो अक्षत, सबसे बड़ा मुद्दा जो देश का भी रहता है, और बीजेपी उसको हिमाचल में लेके आई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कि अगर जी। बीजेपी सत्ता में आती है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। तो क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, और क्या राजनीति चल रही है इस पर? देखिए, जैसे हम देख सकते हैं कि हाल ही में ही बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है कि वो अगर सत्ता में फिर से आते हैं तो उसे लागू करेंगे। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है। तो दरअसल आप जैसे हम जानते होंगे कि आज़ादी के बाद जब हमारे कानून बनाए जा रहे थे, तो हर जो अपनी मान्यताएं हैं, उनकी जो प्रथाएं हैं, तो अगर आप शादी करने के नियम, डिवोर्स के नियम है, प्रॉपर्टी जो है, अलग अलग। जैसे अगर आपको हिंदुओं में शादी करनी होती है, सिलेक्ट हिंदू मैरिज, ऐसे अगर आपको मुस्लिमों को शादी करनी है या तलाक लेना है, तो उसमें शरीयत कानून का पालन करते हैं। तो इसको लेकर आपत्ति ये है या कहीं इसका कंफ्यूजन होता है कि अगर देश के सब लोग एक हैं, एक देश है, एक विधान है, तो कानून भी एक ही होना चाहिए सबका, शादी को लेकर, कानून ट्रांसफर को लेकर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर या डिवोर्स को लेकर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुस्लिमों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून हो, जिससे कंफ्यूजन हो या किसी समाज के साथ किसी धर्म पर भेदभाव हो। इसका एग्जाम्पल ये है कि हम देखते हैं हिंदुओं में हम शादी जो होता है, एक व्यक्ति एक टाइम पे एक ही शादीशुदा औरत के साथ रह सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके एक टाइम पे 2 या 3 शादियां कर लें। जबकि मुस्लिमों में ऐसा नहीं है, वो 2, 3, 4 शादियां कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अंतर है दोनों धर्मों में। ऐसे बाकी डिफरेंसेस भी हैं। तो सरकार का और खासकर बीजेपी से इसके ऊपर मुखर रही है कि देश में जितने भी नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के या किसी भी जाति हो, सबके लिए कानून समान रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। तो बेसिकली ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी बिल्कुल, धन्यवाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताने के लिए। और आज मैं देख रहा था कि केसी त्यागी, जो कि जेडीयू के महासचिव हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिमला में, और उन्होंने कहा कि विपक्ष का एकजुट होना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए 2024 में दिल्ली का दरवाजा भी खोलेगा। और उनका मानना है कि विपक्ष का एकजुट होना ज्यादा जरूरी है, कहीं ना कहीं हिमाचल के मुद्दों को दरकिनार करते हुए। उन्होंने ऐसे कई सारे स्टेटमेंट दिए, जैसे कि उन्होंने कहा है कि नीतीश पीएम पद का चेहरा नहीं होंगे, और वो बिल्कुल। यही कहते रहेंगे कि विपक्ष, उनका मेन फोकस कांग्रेस थी कि हमें एकजुट होना चाहिए। और वहीं हम दूसरी तरफ देखें कि केजरीवाल हैं, केजरीवाल भी बीजेपी को ऑपोजिशन नहीं मान रहे हैं। कि केजरीवाल का यही कहना है कि वो जो कांग्रेस पे फोकस कर रहे हैं कि कांग्रेस 12 सीटें नहीं जीतेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष को एकजुट करने की बात, फिर इधर केजरीवाल की एंट्री, तो हिमाचल में राजनीति जो है वो काफी गर्माई हुई है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस, क्योंकि हम बात करें 2012 की, तो कांग्रेस का काफी अच्छा प्रदर्शन था, उसके बाद बीजेपी ने आके उसको चित किया। और तो अब किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जैसे कि आपने जो पहले बात कही थी कि विपक्ष जो होता है वो यूनाइटेड होना चाहिए, है ना? तो देखिए, इसकी कोशिश तो पहले भी की जा सकती है। आपको याद होगा जब 2018 में कांग्रेस ने और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी कर्नाटक में, तब भी आपको याद होगा देश भर के कई विपक्षी नेता आए थे और मंच पे हाथ दिखाया था, सबने मिले थे, काफी वायरल हुई थी वो फोटोज वगैरह। उसके बाद भी 2019 लोकसभा चुनाव में, उसके बाद कई बार कोशिश की गई है कि विपक्ष एकजुट हो, बट ये होना काफी मुश्किल है क्योंकि हर पार्टी की विचारधारा अपनी अलग है, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं।
तो आप सोचें कि देश भर की विपक्षी पार्टियां साथ में हो जाएं, ये कहना तो अच्छा है लेकिन मतलब पॉसिबल दिखता नहीं है फिलहाल के जो सिचुएशन है उसके अंदर। जहाँ तक बात दूसरा प्रश्न है, क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का क्या स्कोप है, वो क्या प्रभाव रहेगा? तो देखिए, आप जानते होंगे कि हमेशा हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ उसका 1971 से, तभी से वहाँ पर लोगों के दिमाग में ये है कि हमें 5 साल में सरकार चेंज करनी है, यानी 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, तीसरी वहाँ कोई ऐसी पार्टी है नहीं। तो इस बार हमने 2017 तक ये ट्रेंड दिखा है कि बीजेपी कांग्रेस को हटा के बीजेपी सत्ता में गई। इस बार क्या, लेकिन स्थिति अलग है। अगर आप ये देखते हैं कि 5 साल बाद सत्ता फिर से चेंज हो जाएगी, तो इस बार ये थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। तो इसलिए दिख रहा है कि कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं है, कांग्रेस के पास वो प्रभावशाली नेतृत्व तो नहीं है। 2012 में जब कांग्रेस ने वहाँ पर सरकार बनाई थी, तब उनके पास वीरभद्र सिंह का चेहरा था, जो कि उनका बहुत विश्वसनीय और बहुत ही पुराना चेहरा था। इस बार वो नहीं है, तो इसके बिना थोड़ा सा बीजेपी कांग्रेस को समस्या होगी कि वो इतना मजबूत प्रदर्शन वहाँ पे कर पाएंगे, क्या सत्ता में लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे। जी बिल्कुल, हालांकि वीरभद्र सिंह के बेटे को इस बार मैदान में उतारा गया है, विक्रमादित्य सिंह को। अच्छा, हम चलते हैं हिमाचल के मुद्दों की तरफ। तो हिमाचल के क्या क्या मुद्दे हैं और किन पर राजनीति हो रही है? हिमाचल के बेसिक मुद्दे क्या है, हिमाचल की मांग क्या है? देखिए, हिमाचल के बेसिक मुद्दे ये हैं कि एक सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी वहाँ पे मुझे दिख रहा है, वो है सेब का मुद्दा, सेब की खेती का मुद्दा। आपको ये जानना होगा कि हिमाचल में करीब 17 लाख लोग रहते हैं, तो वहाँ की आधी से ज्यादा आबादी जो वो सेब की खेती से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। और अभी हाल ही में मुद्दा क्या हुआ है कि हम जैसे क्या उससे खेती होती है, उसके बाद जो बिक्री होती है उसकी, तो बिक्री के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है जो देश भर में फेमस है कि आप अपना सेब को उगाइए, उसे काटिए और मंडी में जाके बेच दीजिए, वहाँ जो बोली लगी उस हिसाब से आपको दाम मिल जाएगा। दूसरा ये होता है कि वहाँ पे HPMC करके एक सरकार की संस्था है जो कि किसानों से वाजिब दाम पे सेब खरीदती है। और तीसरा है कि वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर आ गए हैं, जैसे कहीं अडानी ग्रीन है, रिलायंस फ्रेश है और बाकी कई प्राइवेट प्लेयर हैं, वो डायरेक्टली किसानों से सेब खरीद। तो मुद्दा ये हुआ है वहाँ पे कि जब से अडानी ग्रीन आया है, अडानी ग्रीन को वहाँ पे 10 से 15 साल हो गए हैं, और शुरुआत में तो उन्होंने क्या किया कि किसानों को बहुत ही अच्छे दाम पे सेब खरीदे उनसे। किसान को खुश होकर मंडी तक जाना नहीं बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बचेगा और जो कीमत मिल रही है सेब की वो भी ज्यादा मिलेगी। तो उन्होंने शुरुआत में तो अडानी वगैरह को, कई प्राइवेट प्लेयर को बड़े काफी खूब सेब बेचे। अब क्या वो धीरे धीरे मंडी का अभाव खत्म हो गया, वहाँ पे जब मंडी में किसानों ने बेचना बंद कर दिया, तब ये हुआ कि अब अडानी ग्रीन और बाकी प्राइवेट प्लेयर ने अपनी मनमर्जी से जो सेब के रेट है वो लगाने लग गए। उनका ये कहना है अडानी ग्रीन का कि इस बार जो हम सेब खरीदते हैं वो 3 कैटेगरी में खरीदते हैं, A, B और C। और इस बार जो हमको सेब आए हैं मार्केट में वो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं है, उतने अच्छे कलर के नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उसके दाम कम लगाए हैं। जबकि किसानों का कहना ये कि इस बार मौसम ही ऐसा था कि जो सेब हैं वो इस कलर के आए, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मौसम उतना फेवरेबल नहीं था, तो इसमें हमारी क्या गलती है। तो इसको लेकर जो अडानी ग्रीन प्राइवेट प्लेयर्स में और बाकी किसानों में थोड़ी सी ठन गई है कि यार हम सही हैं कि वो सही हैं, और दोनों में उसको लेकर किसान काफी प्रदर्शन कर रहे हैं संयुक्त किसान मंच के द्वारा। और उन्होंने मांग रखी है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में A, B और C ग्रेड के एप्पल के लिए जो रेट है फिक्स कर दिए गए हैं, वैसे हिमाचल में भी ये रेट फिक्स कर दिए जाए ताकि किसान को जो बेचने पे नुकसान ना हो, उसे कम से कम कुछ प्रॉफिट हो। लेकिन अडानी ग्रीन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है जैसा क्वालिटी होगी वैसा हम सेब को खरीदेंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा हम देखते हैं कि रोड का काफी बड़ा है वहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नेता हो या अरबपति, दिखावट ज्यादा जरूरी है, सेब का दिखना ज्यादा अच्छा जरूरी है। केवल कैसे भी हो। जी हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि लगभग 68 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से लगभग 14 विधानसभा सीटों में आपके 80% सेब की खेती ज्यादातर लोग करते हैं। वहां पे 80% लोग सेब की खेती कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा है और ये हिमाचल के चुनाव पे काफी असर डालेगा। बिल्कुल। अक्षत, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन सिस्टम योजना, तो ये जो है कांग्रेस कह रही है कि हम इसको बहाल करेंगे। जैसे कि सचिन पायलट ने भी जो आज स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जहां जहां भी कांग्रेस आई है उन्होंने ओपीएस को बहाल किया है और बीजेपी कभी इस पे बात नहीं करती। हालांकि बीजेपी में इस पर अभी रिसर्च चल रही है कि क्या वो उनको बहाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिमाचल जो राज्य है वो कर्मचारियों का राज्य है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कर्मचारी हैं और पेंशन एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। तो आप क्या विपक्ष इसको उस तरीके से ऊपर उठा पाएगी, मुद्दा बना पाएगी या नहीं? देखिए, विपक्ष ने कोशिश तो की इस मुद्दे को बड़ा बनाने की, और स्वाभाविक है क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि जो हिमाचल है वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनकी तादाद काफी ज्यादा है।
तो कांग्रेस से कोशिश की, उसको उन्होंने बता भी रहे कि देखिए हमने राजस्थान में सरकार बनाई, वहां पर हमने इसको लागू कर दिया है, और हम जो हिमाचल में अगर सरकार बनाते हैं तो हम इसे लागू करेंगे। और इससे खाली सचिन पायलट नहीं बल्कि जो प्रियंका गांधी हैं, जो कांग्रेस ऐसा मान सकते हैं काइंड ऑफ लीडर टाइप, सीनियर मोस्ट लीडर में से एक है, उन्होंने भी कहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम इसे क्लियर कर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। तो उन्होंने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश तो की है, और कहीं ना कहीं तो पत्रकारों का डिबेट वगैरह देखते हैं, इंटरव्यू देखते हैं लोगों का, उसमें कहीं ना कहीं मुद्दा बन तो रहा है कि लोग खुश तो हैं कि हाँ ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आएगी तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा उस चीज का। तो वो कोशिश तो, बाकी कितना अमल में आता है या नहीं आता है। बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस ही थी जिसने 2002 या 3 में इसको हटाया था, तो आपने हटाया तो आप ही लाने की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी है। कांग्रेस ने इसका कोई जवाब कि हाँ हम, उन्होंने कहा है खाली कि हम इसको वापस सरकार में आते हैं तो हम इसे लागू जरूर करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ओल्ड पेंशन सिस्टम योजना एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है इस समय करंटली हिमाचल में, और सड़कें और एमएसपी भी एक, अच्छा कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम एमएसपी भी लाएंगे, जो कि अभी तक देखने को नहीं मिला है, और काफी इस पर बवाल चलता रहता है कि जैसा कि आपने बताया अभी कि सेब के खेती करने वाले लोगों के लिए तो एमएसपी हिमाचल में एक ज्यादा जरूरी मुद्दा हो जाता है, तो कांग्रेस ने इसको उठाया कि एमएसपी देंगे। और वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में इस बार मैंने देखा है कि 21 नेता जो है लगभग, जैसे कि तेजवंत सिंह हैं और इंदिरा कपूर है, इसके अलावा प्रमीण शर्मा हैं, ये लोग लगभग ऐसे 21 नेता हैं, ये लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और पहले ये बीजेपी से चुनाव लड़े थे। 68 विधानसभा सीटें हैं और 21 नेता इनके बगावत पे उतर आए हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी में आपसी बगावत चली, क्योंकि जेपी नड्डा पे बहुत आरोप लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से इसकी शिकायत हुई, और काफी आरोप लग रहे हैं कि जेपी नड्डा ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या मनमानी कर रहे हैं अपनी। तो 68 सीटों पर अगर आप देखें 21 आपके विधायक जो हैं वो बगावत कर रहे हैं, उनको आपने टिकट नहीं दिया है, और तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं और क्या लगता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा? जी बिल्कुल इसका असर पड़ेगा, क्योंकि 68 में से अगर 21 सीटों पर आपके बागी जो है नेता चुनाव लड़ रहे हैं तो एक काफी बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। उसमें अगर आप देखेंगे तो कई सीनियर नेता हैं और 2 से 3 मंत्री भी हैं जो अभी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो भी अब बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात कहीं ना कहीं चुनाव पर असर डालेंगे, सही, और बीजेपी भी इस बात को जानती है। इसलिए जेपी नड्डा, अमित शाह वगैरह काफी लोग जो है वो उनको मनाने में जुटे हुए हैं। अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे वीडियो देखा था जिसके अंदर एक बागी नेता को कॉल आया था मोदी जी का। अब कितना सच है झूठ है तो मैं नहीं जानता, वो बता रहे थे उसके अंदर कि जेपी नड्डा जो है वो अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बागी होकर चुनाव लड़ रहा हूँ। तो बिल्कुल ये समस्या खाली बीजेपी के साथ नहीं है, करीब 12 से 14 सीटें ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस के बागी नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो खाली ऐसा नहीं है कि बगावत बीजेपी है, बल्कि कांग्रेस में भी बगावत है। तो ये दोनों तरफ बगावत है, लेकिन ज्यादा मुझे बीजेपी का मोटिव दिख रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी कम्युनिटी की लहर भी होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। जी, अब अच्छा मेरा एक सवाल है कि पंजाब में सरकार बनाने के बाद केजरीवाल ने हिमाचल में एंट्री की है, और साथ साथ भगवंत मान जी भी हैं, वो भी खूब पहुंच गए हैं और बढ़ चढ़ के हिमाचल के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो क्या लगता है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी कितना असर करेगी लोगों को, क्योंकि वही इनके वादे दिल्ली वाले की फ्री बिजली, फ्री पानी, हर जगह फ्री पानी फ्री बिजली की बात करते हैं, घर का भत्ता वगैरह, ये सब इनकी घोषणाएं रहती हैं। जी, तो ये सब फ्री की योजनाओं का कितना असर हिमाचल के लोगों पर पड़ेगा, और क्या हिमाचल के लोग, क्या हिमाचल से आपको 1-2 सीट, या जैसा कि वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस 12 भी नहीं जीतेगी, यानी उनका फोकस मेन 12 है, 12 से 15 सीट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का फोकस हमेशा कांग्रेस पे रहता है। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि मुझे लगता है 1 से 2 सीट कहीं ना कहीं केजरीवाल की निकल सकती है आम आदमी पार्टी की। तो आपको क्या लगता है? देखिए, आज से करीब 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने काफी जोर शोर से घोषणा की थी कि हम हिमाचल की सारी की सारी यानी 68 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो पंजाब में उन्होंने जीत दर्ज की, उसके बाद तो वो और मुखर हुए थे, उन्होंने सत्येंद्र जैन को वहां का प्रभारी बना दिया था। लेकिन अभी हाल ही में क्या उन्होंने देखा है कि सत्येंद्र जैन जो वहां के इंचार्ज थे, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया, करीब 3 महीने से वो जेल में। उसके बाद मनीष सिसोदिया को इंचार्ज बनाया, उनके ऊपर ईडी वगैरह की कार्रवाई चल रही है। और इसके साथ ही हमने जो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का फोकस वो हिमाचल से आके गुजरात पे ज्यादा आ गया है। उन्हें लग रहा है कि गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, वहां कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो ज्यादा राजनीतिक फायदा होगा राष्ट्रीय स्तर पर। तो शुरुआत में
पार्टी ने काफी दम भरा था वहां पे हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अब उनकी स्थिति मतलब ना के बराबर जैसी है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक आध सीट जीत जाए तो जीत जाए, हो सकता है कहीं का प्रत्याशी मजबूत हो, जहाँ पे जातिगत फैक्टर उनके क्या बोलते फेवर में हो, वो कुछ हो जाए तो हो सकता है सीट निकाल लें। ताकि कोई बहुत बड़ा डेंट वहाँ पे आम आदमी पार्टी कर दे जिससे बीजेपी कांग्रेस को नुकसान हो जाए, स्पेशली कांग्रेस को, क्योंकि हमेशा कांग्रेस का वोट शेयर जो हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने खाया है। तो मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है। इवन अभी आपने हाल ही में देखा भी होगा कि जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे हिमाचल में, वो और उनकी जो पूरी इलेक्शन टीम थी, पूरी पूरी टीम जो थी वो बीजेपी में शामिल हो गई। तो उससे भी काफी बड़ा झटका लगा था आम आदमी पार्टी को। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी कुछ खास वहाँ कर पाएगी, उनकी किसी कुछ क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस खास इतनी अच्छी हो पाएगी। खासा एक आध दो सीट लिया है तो ठीक है, वरना कोई बड़ा कुछ उम्मीद तो नहीं है। जी बिल्कुल। तो आप ये मानते हैं कि जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है? जी। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की तरफ से एक सवाल उठाया जा रहा है कि विपक्ष को एकजुट होना होगा, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो क्योंकि आपने जैसा भी कहा कि सत्येंद्र जैन को बनाया, सत्येंद्र जेल में है, मनीष सिसोदिया, फिर सीबीआई और वो करप्शन के आरोप। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से चुनाव से पहले ऐसे जो जिन नेताओं पे आरोप है उन पर एक्शन लेना, तो ये कहीं ना कहीं असर डालेगा चुनाव पे। जो विपक्षी जो सीबीआईडी कार्रवाई है वो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश की जनता को उतना करेगी, क्योंकि वहां पे एक सरकार तो उनकी है। तो वहां पे फिलहाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं पर या वहां किसी स्थानीय नेताओं पर रेड वगैरह हो नहीं रही है। तो इनडायरेक्टली अगर कुछ असर हो जाए तो हो जाए, डायरेक्टली कोई असर दिख नहीं रहा है। थोड़ा बहुत असर जो आम आदमी पार्टी के कारण होना था वो भी अब करीब करीब खत्म हो गया है। जहां तक विपक्ष की एकता की कि सीबीआई जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसकी कार्रवाई कर रही है विपक्ष के ऊपर, तो विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। तो बोलने में अच्छा है, जैसे मैंने पहले बताया कि बोलने में अच्छा है, अब कितना कर पाता है विपक्ष इस बात को लेकर काफी क्वेश्चनएबल है। जी। अच्छा, ये जेपी नड्डा का क्यों हर किसी से आजकल बन नहीं रहा है? प्रदेश के जो अध्यक्ष है इनके, चाहे सुरेश कश्यप हो चाहे और भी नेता हो, उनसे आजकल अपने ही विधायकों से बातचीत नहीं हो रही है, उस तरीके की बन नहीं पा रहा है। वो मोदी के पास शिकायत लेके पहुंच रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो क्या कारण लगता है आपको कि जेपी नड्डा कहीं ना कहीं अपने आप को डिक्टेटर मान के बैठ गए हैं? नहीं, असल में आपको देखना होगा कि एक साल पहले जो हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए थे 3 विधानसभा सीटों पर और एक लोकसभा की सीट पर, वो चारों ही सीटें बीजेपी हार गई थी। और तो उस पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा था और ये सामने आ गई थी, बात उजागर हो गई थी कि हिमाचल प्रदेश में काफी एंटी इनकम्बेंसी है। और उसी एंटी इनकम्बेंसी को कंट्रोल करने के लिए जयप्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने कुछ टफ मेजर लिए थे। और ये टफ मेजर के कारण ही वहाँ के जो स्थानीय नेता है, वो बड़े नेता, वो नाराज हो गए हैं। इसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश है वो जेपी नड्डा का अपना घर राज्य भी है। तो कायदे की बात है कि उनका थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा है, वो अपनी पकड़ भी वहां रखना चाहते हैं, जो कि बाकी नेताओं को उतना पसंद नहीं आ रहा है। तो यही कारण है कि वहाँ पे जयप्रकाश नड्डा जो है वो थोड़ी अपनी चलाना चाहते हैं ताकि पार्टी जो है वो फिर से सत्ता में आए। जो कि वहाँ पे जो नियम है वहाँ का कि हर 5 साल में सत्ता को चेंज करते हैं, उसको नियम को बदलें और फिर से बीजेपी सत्ता में आए। और उसके लिए उन्होंने कुछ टफ मेजर लिए हैं जो कि वहाँ के बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं आ रहे हैं। और जिससे आपने कहा था कि कुछ नेता अपने बागियों के लड़ रहे हैं, वो उसी का एक उदाहरण है कि जयप्रकाश नड्डा थोड़ी सी अपनी चला रहे हैं, तो सत्ता पार्टी में को सत्ता में वापस आना चाहते हैं। तो पार्टी में टिकट के लिए थोड़ी अनबन और यही सब को लेकर आपसी मतभेद हैं, और जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर कर सकते हैं इलेक्शन पे। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस के एक विधायक हैं अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने ये आरोप लगाया है बीजेपी पे कि ये जो है पावर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इंपोर्ट करते हैं, विधायक इंपोर्ट करते हैं कि, और कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त वाला मामला वो आ जाता है कि अगर ऐसे नहीं तो वैसे सरकार गिरा के सरकार बनानी है। तो बीजेपी में हमेशा से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि खरीद फरोख्त और इंपोर्टेड विधायक, इंपोर्टेड हुकूमत तो कहीं और ही होती है, इंपोर्टेड विधायक की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अनिरुद्ध जो सिंह है वो काफी पॉपुलर है लोगों में वहां, तो इन्होंने जो ये बयान दिया है कि इंपोर्टेड विधायक हैं, और बीजेपी की वहां की राजनीति भी किस तरीके का असर डाल सकता है? क्योंकि आप अगर देखें कि जो हिमाचल प्रदेश है उसका सबसे बड़ा जिला जो है वो लाहौल स्पीति,
और बिल्कुल। जी, और वहां पर भी बीजेपी का कुछ खास प्रभाव इस बार नजर नहीं आ रहा है। तो हम्म। और कई ऐसे जिले हैं, मंडी मंडी में भी प्रॉब्लम नजर आ रही है बीजेपी को। चल रही जी, कांगड़ा में भी शायद बोल रहे हैं जो कि कांगड़ा बीजेपी में का भी मंत्री। प्रॉब्लम है। तो ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे विपक्षी नेता काफी एक्टिव है, जिनको जी। इस बार कांग्रेस की तरफ से है। खासकर आम आदमी पार्टी तो उतना एक्टिव नहीं है हिमाचल में, मैं देख रहा हूं, क्योंकि इनका शायद मुझे लगता है कि पूरा फोकस गुजरात पे ज्यादा है, तो उस तरीके बिल्कुल। की एक्टिवनेस नजर नहीं आ रही है। और वहीं बिल्कुल। कांग्रेस और बीजेपी में ये जो शब्दों का वार चल रहा है, ये क्या असर डाल सकता है? जी, जैसा कि वो जो विधायक है उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी जो है विधायक को इम्पोर्ट करती है और ऐसे नहीं तो वैसे वो सरकार तो बना ही लेती है। तो ये आरोप कोई नए नहीं है, हमने बीजेपी को करते हुए देखा है कि कैसे उन्होंने एमपी में, कर्नाटक में, गोवा में विधायक न होने, पर्याप्त विधायक न होने के बावजूद भी सरकार बना ली थी जोड़ तोड़ करके। तो ये कोई नया आरोप नहीं बीजेपी के ऊपर, बीजेपी ऐसा करते आई है। और ऐसा संभावना इस बार भी जताई जा रही है कि अगर कांग्रेस को अगर साधारण बहुमत भी आया, यानी अगर उनको 68 में से 36 सीटें जो कि बहुमत के लिए चाहिए होती है, सॉरी 35 जी, सीटें अगर ले आती है, तो 35, 36, 37 सीट लाएगी तो हो सकता है कि बीजेपी कुछ विधायकों को तोड़ के खुद वहां पर सरकार बना ले। तो अगर कांग्रेस चाहती है कि वहां पे वो सत्ता में आए और 5 साल तक सत्ता में बनी रहे, तो उसे एक अच्छा बहुमत यानी करीब 45-50 सीटों का बहुमत चाहिए होगा, ताकि उनकी सरकार स्थिर रहे। जहां तक बात आरोप की, तो आरोप तो लगते रहते हैं विपक्षी परफॉर्मेंस को लेकर, खासकर कांग्रेस का परफॉर्मेंस को लेकर जो आपने बात की। तो देखिए, जो वहां का हिमाचल प्रदेश का जो नियम है कि 5 साल में सरकार को चेंज करते रहते हैं, वो उसके लिए एक बड़ा फेवरेबल पॉइंट है कि हो सकता है इस बार भी एंटी इनकम्बेंसी हो और सत्ता में वापस आ पाए। दूसरा जो हमने देखा है कि सेब के मुद्दे हैं, वहां पे जो रोड के मुद्दे हैं कि रोड जो है एक टाइम पे हिमाचल प्रदेश में, चूंकि वो एक टूरिस्ट स्टेट है, तो वहां पे रोड हमेशा अच्छी रहती है। लेकिन हमने देखा कि इस कार्यकाल जो जयराम ठाकुर का कार्यकाल था, वहां पे रोड्स उतनी अच्छी नहीं है। रोड्स को लेकर भी काफी कंप्लेंट वगैरह हुई है, और कंप्लेंट भी ऐसी है कि रोड्स अच्छी नहीं बनाई गई, या फिर उनका जो मेंटेनेंस उनको सही तरीके से नहीं किया गया, या कंस्ट्रक्शन के टाइम पे रोड को जो सेफ्टी मेजर वो ध्यान में नहीं लिए गए। और यही कारण है कि वहां पे लैंडस्लाइड के और बाकी जनहानि के काफी हमें ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। तो ये भी एक वहां पे कहीं ना कहीं मुद्दा है कि जो रोड का मेंटेनेंस है, कंस्ट्रक्शन है, वो उतना अच्छा नहीं है। तो उसका नुकसान भी हो सकता है कि बीजेपी को हो। बाकी सेब का मुद्दा, ऐसे और भी कई छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसका फायदा हो सकता है कांग्रेस को मिले। बात ये नहीं कि मुद्दे नहीं, मुद्दे तो हैं, एंटी इनकम्बेंसी है। हमने देखा है कि मुद्दे बाकी राज्यों में भी थे, लेकिन कांग्रेस को उनको कैपिटलाइज नहीं कर पाती है, उनका संगठन नहीं जी, है, उनको मेहनत नहीं कर पर पाती। इस बार शायद वो मुद्दे निकाल के ला पा रही है, क्योंकि सड़कें, जो आपने बात की, सड़कें हिमाचल का इस बार मुद्दा है, क्योंकि हिमाचल में सड़कें बहुत बेकार हैं, बहुत ही वाहियात हैं, और जो कि इस बार दिखाई भी पड़ रही हैं, और कांग्रेस उसको अच्छे से, शायद मेरे ख्याल से इस बार तो उठा पा रही है इस मुद्दे को। क्योंकि इस बार देखिए, मुद्दे मैं उंगलियों पे जितने गिन पा रहा हूं आपने बताए हैं। एक सड़क हो गया, बेरोजगारी हो गया, क्योंकि ये मैंने देखा कि बेरोजगारी की संख्या, मैं आपको बताता हूं कि 9 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार, और जिसमें से 3 लाख जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो कुल मिला के 12 लाख लोग जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो एक बिल्कुल। सीरियस मुद्दा है। और तो बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया। अच्छा, बीजेपी का एक और वादा है कि सिलेंडर फ्री देंगे, तो विपक्ष ने कहा गैस कौन देगा, सिलेंडर तो आपने बांट दिए। फिलहाल एक एबीपी न्यूज का एक सर्वे है, वोटर वोटर सर्वे, के साथ। और इसमें मैं आपको बताता हूं कि 68 सीटें हैं, और बीजेपी, एबीपी न्यूज का जो सर्वे है वो कह रहा है कि 38 से 46 सीटें जो है वो बीजेपी की निकल सकती हैं यहाँ पे। जैसा कि आपने बताया कि 36 सीटें चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए, तो बिल्कुल। 38 से 46, और कांग्रेस 20 से 28, और वो भी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि एक ही सीट मैक्सिमम निकल सकती है। उनके सर्वे से ये मानिक। पता लगता है कि एक सीट कहीं ना कहीं इनकी निकलेगी, आम आदमी पार्टी की। जी, तो हालांकि 12 सीटों की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 38 से 46 सीटें ज्यादा हैं या फिर निकल सकती हैं? क्योंकि 38 सीटें अगर आपकी निकलती हैं, ये अनुमान है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार बनाना तो फिर आसान ही हो जा रहा है। अगर जो अनुमान लगाए सी वोटर का जो सर्वे है, अगर वो सही निकलता है तो फिर बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें कुछ भी कहना कि 38 से 46 आ जाएगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी। इसका एक कारण ये भी है कि जब 2017 में भी कांग्रेस की स्थिति कोई अच्छी नहीं थी, काफी सत्ता विरोधी लहर थी वहां पे। लेकिन अगर तब भी आपने देखा हो तो वोट शेयर में खाली कांग्रेस का 1% का गिरावट आई थी, वो 42% से 41% की वोट शेयर पे आ पाई थी। ऑन दी अदर हैंड जो बीजेपी को जो गेन हुआ था 10% वोट शेयर का 2017 में,
वो बेसिकली इंडिपेंडेंट का वोट शेयर था जो कि बीजेपी को मिल गया था। तो अगर वो वोट शेयर छिटक जाता है बीजेपी से वापस, तो हो सकता है बीजेपी जो अनुमान लगाया सी वोटर ने कि 38 से 46 सीटों का ये ना ला पाए। प्लस इतना बड़ा वोट शायद हो सकता है कुछ ऐसा भी स्थिति बने कि किसी को बहुमत ना आ पाए। हो सकता है थोड़ा आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर दे या वोट काट ले, तो ये भी एक बड़ी संभावना है। तो जी अभी बिल्कुल, क्योंकि 2012 में जो 36 सीटें कांग्रेस की निकली थी, वही 2017 में 15 घट गई और 22 सीटें केवल रह गई। वही बीजेपी को उनका फायदा हुआ, 44 सीटें निकाली थी बीजेपी ने और पूर्ण मतलब एक स्ट्रांग बहुमत के साथ, एक कठोर बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार कांग्रेस की वापसी हो सकती है शायद, क्योंकि एबीपी न्यूज का जो सर्वे है वो तो यही कहता है कि बीजेपी आसानी से सरकार बना रही है। पर मुझे लगता है 20 से 28 नहीं, कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो मैं देखता हूं वो 30 से 35 बीजेपी की ओर देखता हूं कि 30 से 35, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरीके से मुद्दे और विपक्ष जिस तरीके से उठा रहा है और तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बदलाव भी हो सकता है, तो या कठिनाई भी हो सकती है सरकार बनाने में। बाकी क्या रहता है, ये चुनाव कब है? 5 जी, चुनाव जो है 12 तारीख को वोटिंग है और करीब 12 नवंबर को वोटिंग है। 8 दिसंबर को रिजल्ट आना जी, 12 को वोटिंग है। बिल्कुल जी, तो इसके अलावा मैं बात करूंगा कि सचिन पायलट के बयान पे फिर से वापस आऊंगा, क्योंकि सचिन पायलट ने एक बात और कही कि अगर आपने काम किया होता तो आपको मोदी बुलाने नहीं पड़ते। हमने देखा है अक्सर कि मोदी जी से लोग कुछ ज्यादा प्रभावित हैं और मोदी जी जब भी पहुंच जाते हैं तो एक रैलियों में अक्सर जो भीड़ है वो दोगुनी हो जाती है और लोगों से उनका जुड़ाव और मोदी जी का जुड़ाव और लोगों का उनके प्रति जुड़ाव बहुत अधिक है, तो वो कहीं ना कहीं पलट देता है चीजों को। तो मोदी के हिमाचल जाने से क्या बीजेपी पे फर्क पड़ेगा? इनके वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस के वो कटेंगे, क्योंकि मोदी जी अपनी बातों से, अपनी टोन से, वो हिमाचली ड्रेस में जाना, वो टोपी लगाना और वो ट्रेडिशन को उनके फॉलो करना, तो उस चीजों से कहीं ना कहीं वोटर्स को लुभा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ेगा इन चीजों से इस बार? देखिए, मोदी जी के जो प्रचार करने का जो प्रभाव है वो तो बिल्कुल ही पड़ेगा। हमने पहले के विधानसभा चुनाव में भी देखा है कि जब मोदी जी आखिरी टाइम पे ग्राउंड पे उतरते हैं, जब वो प्रचार करना शुरू करते हैं, उससे बीजेपी को काफी फायदा होता है। और इवन हमने देखा है, सर्वे वगैरह में भी देखा है कि जब मोदी जी प्रचार करने उतरते हैं उसके पहले उसके बाद में बीजेपी के वोट शेयर में करीब 5% तक का अंतर आ चुका है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको जो ये एबीपी न्यूज का जो सर्वे बताया है वो 22 अक्टूबर का है और मोदी जी अब मैदान में उतर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि फर्क पड़ेगा जो आप बता रहे हैं? कंटिन्यू करिए प्लीज। बिल्कुल, जो मोदी जी की देखिए आप जानते हैं करिश्माई छवि, उनका एक प्रभाव है, तो प्रभाव तो पड़ना निश्चित है। अब कितना पड़ता है प्लस वो कहां से कहां तक ला पाएंगे। अगर बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा बुरी है तो मोदी जी भी एक हद तक उसको सुधार सकते हैं, उससे ज्यादा वो भी नहीं कर पाएंगे। प्लस आपको ये देखना होगा कि साथ में गुजरात के भी चुनाव है जो कि मोदी जी का गृह राज्य है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का फोकस भी थोड़ा सा गुजरात की तरफ ज्यादा है एज कम्पेयर टू हिमाचल प्रदेश। तो ये कितना मोदी जी इंप्रूव करेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है कि उससे प्रभाव जरूर पड़ेगा, बीजेपी को फायदा जरूर होगा, लेकिन कितना होगा ये कहना मुश्किल है। और उसके पहले आपने एक बात मेंशन की थी कि सचिन पायलट ने बयान दिया है कि अगर आपने काम किया होता तो मोदी जी को नहीं लाना होता। तो देखिए, काम किया हो, जैसे हमने देखा यूपी में तो योगी जी ने काम किया था, लोग बोल रहे थे काम किया है, तब भी मोदी जी प्रचार करने तो आए ही सही। तो चाहे बीजेपी काम करे या ना करे, मोदी जी का प्रचार करना निश्चित है, वो तो आएंगे ही सही। वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता है, उनका प्रचार करना स्वाभाविक, तो उनका प्रचार तो वो करेंगे ही सही। कितना कर पाते हो, कितना प्रभाव होगा उनके प्रचार का, ये तो नतीजे बता पाएंगे 8 दिसंबर को। जी बिल्कुल, और स्पोर्ट्स में तो हम प्रेडिक्शंस लेते ही रहते हैं, खैर वो मायने कम रखती हैं। अच्छा, एक बार फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया है, मैं ये बता देता हूँ, हालांकि ये राजनीतिक है। अब यहाँ देखना है कि बीजेपी फाइनल जीतती है, क्वालिफाई तो खैर छोड़िए, फाइनल्स ही खेल रहे हैं। तो फाइनल जो है वो इधर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और यहाँ देखते हैं अभी स्पोर्ट्स में किसके बीच पड़ता है। तो अक्षत, आप भी मेरे साथ जुड़े थे, मैंने देखा था कि आप जब लाइव कर रहे थे हम तो जुड़े थे साथी हैं। तो अक्षत, एक बार प्रेडिक्शंस ले लेते हैं आपकी, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो हम लेते ही रहते हैं, पर ये प्रेडिक्शंस हमारे देश के नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हिमाचल के नजरिए से खासकर। तो आपको क्या लगता है
एक बार जरा बीजेपी की बता दीजिए। देखिए, एग्जैक्ट सीट बताना तो मुश्किल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी को एज है थोड़ा चुनाव में। कांग्रेस की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बीजेपी को एज रहेगा। हो सकता है बीजेपी जो साधारण बहुमत है, जो कॉमन मेजोरिटी यानी 35 36 सीट्स की, 37 सीट्स की, वो आराम से वहां तक पहुंच जाए, उसको उतनी समस्या वहां ना हो। अगर हाल ही में कोई बड़ा टर्न होता है या कुछ ऐसी बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की जो वेव है, अगर वो हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी को एज है चुनाव में और वो सरकार बना सकती है। ज्यादा चांसेस है कि बीजेपी सरकार बनाए। कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन कर ले लेकिन सत्ता से दूर रहे, ये अब तक मेरा मानना है। बाकी क्या जी होगा ये बिल्कुल, तो मैं आपको देख रहा हूं कि आप आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हो। आप बीजेपी की प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, आप कांग्रेस की प्रेडिक्शन है। आप आम आदमी पार्टी को बता रहे कि एक दो सीटें निकाल लेगी, मतलब वहां आप श्योर है कि एक दो एक सीटें आम आदमी पार्टी निकाल लेगी। आम आदमी पार्टी में वो जोश नहीं दिख रहा मुझे कि वो हो सकता है एक सीट ना भी निकाले, क्योंकि सर्वे तो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक आध सीट देखिए, दिखाई। आप 2 से 1 पे आए और 1 से 0 पे आ गए, तो ये केजरीवाल साहब तक अगर वीडियो पहुंच गया। एक दो सीटें हो सकता है निकाले, कुछ कह नहीं सकते कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी। गुजरात कहाँ कह सकते हो कि वहाँ गुजरात में जरूर आम आदमी पार्टी अच्छा वोट शेयर लाएगी। सीटों का नहीं कह सकते, वो वोट अच्छा लाएगी। हिमाचल का कहना मुश्किल है कि वहाँ उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, तो गुजरात पे भी हम बात करेंगे, जल्दी जुड़ेंगे, गुजरात इलेक्शन पे भी आपके लिए लेके आएंगे और अक्षत हमारे साथ गुजरात इलेक्शन पे भी बात करेंगे। और गुजरात में तो इस बार धमाका होने वाला है। जो मुकाबला काफी वहां क्योंकि मैं देख रहा हूं वहां कांग्रेस तो उतना एक्टिव नहीं है, पर आम आदमी पार्टी इस बार बड़ी एक्टिव है गुजरात में। अब देखना यह है कि गुजरात का जो व्यापारी है क्या वो बिल्कुल पलट पाता है या, क्योंकि मोदी बहुत लोकप्रिय है वहां पे, बिल्कुल बहुत मोदी की लोकप्रिय है। गुजरात अस्मिता का मुद्दा है वहां पे। इस बार क्या होगा मुझे तो इंटरेस्टिंग याद है। भी नहीं आता कि कांग्रेस की सरकार कब थी कांग्रेस की गुजरात। सरकार 95 की पहले वहां उनकी सरकार थी, उससे पहले जी, उनकी सरकार नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूं तो अभी तो उधर 2001 में मोदी जी बने थे मुख्यमंत्री। 2001 में, हाँ बिल्कुल, एक 2001 में, में बने। और फिर मोदी जी, फिर विजय रूपाणी शायद। आ गए थे बीच में, विजय विजय रूपाणी आ गए थे। लास्ट टाइम पे वही सीएम के फेस थे उनके। उसके जी बाद फिर बीच भूपेंद्र पटेल आ गए थे बीच जी जी। काल। अच्छा हाँ, एक बात और है कि मैं देखता हूं कि जब किसी राज्य का चुनाव आता है तो उस राज्य के नेता, चाहे वो किसी भी जी पार्टी के हों, जी जी कम प्रचार करते हैं। और राज्यों के नेता जहां चुनाव, जैसे कि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के नेता हैं बीजेपी के या कांग्रेस के, हिमाचल के दावत चुनाव वाली। में आके जान झोंक दे रहे हैं पूरी। यूपी के नेता पहुंच जा रहे हैं हिमाचल, हिमाचल में जान झोंक रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें किस तरीके से असर डालती हैं, क्योंकि हम देखते हैं अपना राज्य छोड़कर, आप जहां आपकी सरकार बनी हो वहां काम करने को छोड़ के। अच्छा, एक मेन मेन मुद्दा, सॉरी मैं भूल रहा था, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। मोरबी का जो हादसा है गुजरात वो में, हाँ। कितना असर डालेगा, क्योंकि उसमें काफी लोगों की मौत हुई है और काफी दर्दनाक हादसा है। इसको आप गुजरात के चुनाव के लिए बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव पे इसका क्या असर रहेगा? हिमाचल के, क्योंकि ये पूरे देश में ये काफी इसको सेंसिटिव इशू है ये, क्योंकि जिस तरीके से अब गुजरात में हुआ है, पर देश तो पूरा एक है और दर्द तो दर्द होता है। बिल्कुल। देखिए, इसकी जो बीजेपी की बदनामी तो काफी हुई इस मुद्दे से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कोई छोटा मोटा हादसा भी नहीं था, करीब 134 लोगों की जान गई है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी वादे करती है, लोगों को बताती है कि हम तो बिल्कुल पार्टी में डिफरेंस है, हम करप्शन बिल्कुल नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि को एक धक्का तो पहुंचा है। हो सकता है गुजरात चुनाव पे इसका असर तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, वहां गुजरात इसका में तो असर बिल्कुल होगा इसका असर, मैं भी मानता हूं ये बात, पर हिमाचल पे भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत असर इसका पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो लोगों के माइंड में परसेप्शन रहता है कि बीजेपी अच्छा काम करती है। और आप जानते होंगे कि जो बीजेपी की जेएमएम थी बीजेपी की, नितिन गडकरी उनके केंद्रीय मंत्री, वो रोड वगैरह हाईवे वगैरह हमेशा अच्छे बनाते हैं। बीजेपी को काफी ताक ठोक के बोलती भी कि हम रोड जो हाईवे हम पुल बनाते हैं वो काफी अच्छे हैं। और जब उनके क्षेत्र में, उनके राज्य गुजरात में कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा बड़ा हादसा हो जाए, तो कहीं ना कहीं पार्टी की इमेज को थोड़ा धक्का तो लगता है। तो हिमाचल जी प्रदेश में इसका कितना होगा ये आप कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी जी का जो एक बिल्कुल, हम परसेप्शन। विस्तार में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे आपसे गुजरात इलेक्शन के शो में। और फिलहाल हम वापस आते हैं उस मुद्दे पे कि जो अदर राज्यों के नेता हैं, अन्य राज्यों के नेता, वो चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, अगर किसी दूसरे राज्य में इलेक्शन होता है तो वो पहुंच जाते हैं प्रचार करने, अपना राज्य छोड़कर वो प्रचार में। क्योंकि केंद्र सरकार तो मुझे लगता है पूरे 5 साल किसी ना किसी राज्य के चुनाव में ही बिजी रहती है।
तो ये अपने राज्यों को छोड़ करके वहां काम करने की बजाय ये दूसरे राज्यों में सरकार बनाने पहुंच जा रहे हैं। तो देखिए आपको क्या लगता है कि ये चीजें किस तरीके से जी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और ये क्योंकि वहां की जनता को भी देखना है। जब जैसे पुष्कर सिंह धामी है, वो एंट्री ले बिल्कुल। रहे हैं हिमाचल के इलेक्शन में, तो ये मुझे लगता है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि आपका विधानसभा चुनाव हो चुका है, आप अपने 5 साल कार्यकाल के देखो, काम करो जनता के लिए, ताकि आप अपने राज्य में उठा सको मुद्दों को। वरना फिर यही होगा कि सड़कें नहीं बनी है हिमाचल में और 5 साल जयराम ठाकुर के गुजर गए हैं। तो आपको क्या लगता है इस पे कि देखिए ये तो हम देखते हुए आए हैं कि खासकर बीजेपी, हमने काफी ट्रेंड देखा है बीजेपी के अंदर कि जब कहीं भी चुनाव होते किसी भी राज्य में, तो चाहे किसी भी राज्य के नेता हो, चाहे उत्तराखंड के हो, कि एमपी के हो, कि यूपी को, सारा का सारा जो काडर है बीजेपी का, वो किसी चुनावी राज्य में पहुंच जाता है। यानी गुजरात में, हिमाचल में इस बार वहां वो पहुंच गया है। और बीजेपी की आदत है कि वो काफी जोर शोर से काफी कार्यकर्ताओं को डिप्लॉय करके चुनाव लड़ती है। उनका मैनेजमेंट ही इस तरह का है कि वो काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं की मदद से वो चुनाव लड़ती है। और इवन आप कह रहे सीएम या मंत्री नहीं, बल्कि जो कई राज्यों के मेयर होते हैं, वो भी प्रचार करने के लिए चुनावी राज्यों में पहुंच जाते हैं। ये जी तक हालत है। बिल्कुल। 2017 में यूपी में 2-3 जगह मेयर चुनाव जीते थे और गुजरात का इलेक्शन चल रहा था, तो उन मेयर्स ने शपथ तक नहीं ली, वो गुजरात के चुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंच गए। तो ऐसी भी हालत है बीजेपी के अंदर। इवन हम आम आदमी पार्टी में देख सकते हैं, जब से भगवंत मान सीएम बने हैं, वो पंजाब में तो थोड़े कम ही रहे हैं और बाकी राज्यों में प्रचार करने में ज्यादा व्यस्त रहे हैं। जी तो कहीं बिल्कुल। ना पार्टी में ट्रेंड है ऐसा कि भले अपना जो क्षेत्र है, जो राज्य है, वहां काम मत करो, चुनाव प्रचार करने के लिए जहां भी पहुंच जाओ, बस जहां भी चुनाव हो। इसीलिए मैंने आपसे बोला था वादे जो कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि अपने वादे पूरे करने के समय में ये लोग दूसरे राज्यों में बिता देते हैं। अभी आप देखिएगा, बिल्कुल। भगवंत मान जी, केजरीवाल साहब हैं, ये दिल्ली पंजाब से ज्यादा गुजरात हिमाचल में नजर आ रहे हैं हमको। जबकि आप जानते हैं वहीं दिल्ली में बीजेपी की कितना, देखें तो बीजेपी के नेता भी वहीं नजर आ रहे हैं हमको। दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज्यादा खराब लेवल पे है, तब भी जो केजरीवाल जो है वो चुनाव में व्यस्त हैं, वो गुजरात में, हिमाचल में प्रचार कर रहे हैं। और बीच में एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, बोलते हैं कि इस बार गलती हो गई, अगली बार से हम ठीक कर देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, एक अहम बात की, जो बीजेपी ने इस बार संकल्प पत्र जारी किया है, वो एक नारी जी शक्ति संकल्प पत्र जारी किया है, महिलाओं के लिए स्पेशली। जी क्योंकि महिला समाज एक ऐसा समाज है जिसको हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते अपने से। और आपको क्या लगता है कि इस पे जो क्या फर्क डालेगा कि महिला वोटर्स, क्योंकि देखते हैं हम जो हमारे आसपास माहौल में, हम जिस माहौल में ढलते हैं कि मर्द लोगों को, आदमियों को ज्यादा राजनीति में घुसने की आदत होती है। चर्चा, कभी आप देखें नाई की दुकान पे चर्चा, कभी टपरी पे चर्चा, तो कहीं चौराहे पे चर्चा। पर बिल्कुल औरतें जो थे वो साइलेंट वोटर्स होती हैं, और बिल्कुल। उनके लिए बीजेपी ने नारी शक्ति संकल्प पत्र नाम से घोषणा पत्र लाई है। तो वो क्या नारी समाज पे क्या असर डालेगी? देखिए क्योंकि अभिषेक, ये कोई नेता नहीं जान सकता कि मान लीजिए मैं आप जाके किसी को वोट कर देते हैं, हम लोगों का जी कहीं ना कहीं पता रहता है, बाहर आ जाता है, दोस्तों में बात करते हैं। पर महिला समाज का हम देखेंगे ना कि उनके पति को भी या बहन के हाँ भाई को भी नहीं पता होगा कि वो उनकी बहन या माँ किस या को वोट बिल्कुल। करके आई है, उनको फर्क देखिए नहीं पड़ता। जो विमन तो वोटर है ये हमेशा, कहीं ना कहीं, जी वो हमेशा बताइए। है। और हमने पिछले चुनावों में देखा है, खासकर बिहार का चुनाव हो या यूपी का चुनाव हो, महिलाओं ने बढ़ चढ़ को वोट किया है और बीजेपी को उसका काफी फायदा हुआ है। हमेशा से देखा गया है, जो महिला वोट बैंक है वो बीजेपी का एक स्ट्रांग होल्ड है वहां पे उसमें। तो ये हो सकता है जो बीजेपी वादे कर रही है, संकल्प पत्र में बोल रही है कि हम उनको ये देंगे वो देंगे, उससे उनको फायदा हो, कितना होता है ये कहना मुश्किल है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी कुछ इसी तरह के वादे किए कि हम उनको महंगाई भत्ता देंगे, सॉरी, उनको गुजारा भत्ता देंगे हम महिलाओं को, जिससे उनका जो गुजारा है वो चल सके। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उन्होंने भी उस महिला वोट बैंक है जो कि बीजेपी के लिए काफी स्ट्रेंथ है, उसमें थोड़ा सा कोशिश की ताकि उसमें वो ब्रेक कर सके, उसको उसका फायदा उठा सके। तो ये इसका प्रभाव बिल्कुल है, बिल्कुल होगा, क्योंकि 50% पॉपुलेशन जो है, 50% वोटर जो है वो महिला है। तो इनका क्या रोल रहता है चुनाव में, ये बहुत ही देखने लायक होगा, वो किसको फेवर करती हैं, और जिसे भी फेवर करेंगी कहीं ना कहीं उसका पलड़ा भारी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल। तो महिला वोटर्स कहीं ना कहीं तुरुप का इक्का साबित हो सकती हैं हिमाचल इलेक्शन में। जी धन्यवाद। और मैं एक बात बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को और आपको कि आपको तो खैर पता ही होगा जी। तो
जो पिछली बार 2017 का वोटर लिस्ट था, मैं बात करूं तो हम 68 विधानसभा में मैंने एक वो किया, जी आंकड़े निकाले, तो मैंने देखा कि लगभग 5 से जी 10,000, औसतन 6,000 वोटर हर जी विधानसभा में नए आए हैं, बढ़ गए हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं ये नए वोटर्स भी इस बार बिल्कुल राजनीति, हिमाचल की राजनीति पे असर डालेंगे। तो देखना है डालेंगे। अब 5 दिसंबर। बिल्कुल 8 दिसंबर जी को वहां पे नतीजे आएंगे, 12 नवंबर को वोटिंग है। और जैसा कि आपने अभी की बात छेड़ी इसकी कि जो 5 से 10 हजार नए वोटर हैं, इनको देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि हमने पिछले कई चुनावों में भी देखा है कि जो नए वोटर युवा वोटर होते हैं, वो थोड़े से सत्ता के विरोध में वोट करते हैं। तो क्या हिमाचल में भी ये ट्रेंड देखने को मिलेगा कि वो सत्ता के विरोध में वोट करेंगे, या फिर हो सकता है बीजेपी को ही फायदा पहुंचाए? ये एक देखने लायक चीज होगी। जी, क्योंकि ये युवा वोटर है और ये हम इसको कुछ चाहते हैं अलग कुछ। करने की थोड़ी सी अंदर से चुल होती है, तो ये क्या असर डालेगी, वही देखना दिलचस्प होगा। और ये 5 दिसंबर को खैर पता चलेगा, और उससे पहले हम क्या एग्जिट पोल कहते हैं उनके लिए भी जुड़ेंगे, और फाइनल रिजल्ट पे तो खैर हम जुड़ेंगे ही और विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम गुजरात इलेक्शंस की बात करेंगे। अक्षत, आपसे जल्दी हम गुजरात इलेक्शंस के लिए जुड़ेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। तो बात करने का इंतजार रहेगा, जल्दी मिलते हैं फिर से। जी। ओके, धन्यवाद।